हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ अंजलि गुप्ता। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एलिजाबेथ एज को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी 3 एजेस को, जो है जैकोबियन एज, जिसको हम जैकोबियन एरा भी बोलते हैं, कैरोलाइन एज एंड पुरिटन एज। ये जो तीनों की तीनों एजेस हैं, ये तीनों एजेस 17वीं सेंचुरी में आई थी। ये काफ़ी छोटी छोटी एजेस थी, इसलिए एक ही सेंचुरी में ये कवर हो गई थी। जब 1603 में एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हुई थी, तो उसी के साथ ही जो एलिजाबेथ एज थी उसका भी एंड हो गया था। और एलिजाबेथ की डेथ के बाद जो एक नया राजा बना था इंग्लैंड का, वो था जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट को इसलिए राजा बनाया गया था क्योंकि एलिजाबेथ कुंवारी क्वीन थी, उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, तो उनके कोई बेटा या बेटी नहीं थे, उनको वर्जिन क्वीन भी बोला गया। और तो इसलिए जेम्स फर्स्ट को गद्दी पे बिठाया गया। जेम्स फर्स्ट ने इंग्लैंड में जो राज्य किया वो किया 1603 से लेके 1625 तक। जेम्स फर्स्ट के नाम से इस एज को जैकोबियन एज भी बोला जाता है। और जेम्स फर्स्ट की जब डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो उसका लड़का था चार्ल्स फर्स्ट को गद्दी पर बैठाया गया। चार्ल्स फर्स्ट ने 1625 से लेकर 1649 तक इंग्लैंड में राज्य किया, और चार्ल्स फर्स्ट के नाम से ही इस एज को कैरोलिन एज बोला गया। शेक्सपियर, जो कि एलिजाबेथ एज के पोएट थे और राइटर थे, प्ले राइटर थे, उन्होंने एलिजाबेथ में तो अपने प्ले राइट्स लिखे ही हैं, बल्कि उन्होंने जैकोबियन एज में भी लिखे हैं अपने प्ले राइट्स को। तो आइए जैकोबियन एज के कुछ फेमस राइटर के बारे में बात करते हैं, जिनमें पहला नाम आता है फ्रांसिस बेकन का। फ्रांसिस बेकन का जन्म तो एलिजाबेथ एज में ही हो गया था, लेकिन इनके जो वर्क्स हैं उनके लिए जो उनको प्रसिद्धि मिली, जो ये फेमस हुए थे, वो जैकोबियन एज में हुए थे। लिखना तो इन्होंने एलिजाबेथ एज में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, इनके जो अंकल थे उनसे इनके इशू चल रहे थे। सही मायनों में इनका जो करियर स्टार्ट हुआ था वो जेम्स फर्स्ट के गद्दी पर बैठने के बाद ही हुआ था। जो फ्रांसिस बेकन थे वो ज़्यादातर अपने वर्क्स में साइंस को इंट्रोड्यूस कराते थे, इसलिए इनको कई हिस्टोरियन जो हैं वो फादर ऑफ एम्पिरिज्म भी कहते हैं। फ्रांसिस भी और राइटर्स की तरह ही लैटिन लैंग्वेज से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, इसी वजह से इन्होंने लैटिन भाषा को अपने वर्क्स में काफ़ी इम्पोर्टेंस भी दी है। और इनको फादर ऑफ एसे भी कहा जाता है, क्योंकि जो फ्रांसिस है वो एसे में महारत उनको हासिल थी। उनके एसे के कई सारे वॉल्यूम पब्लिश भी हुए थे। इस वॉल्यूम में इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है द एसे ऑफ फ्रांसिस बेकन, जिसमें कई सारे ऐसे हैं, जैसे ऑफ ट्रूथ, ऑफ डेथ, ऑफ रिवेंज, ऑफ स्टडी एंड सिंगल लाइफ, और भी कई सारे ऐसे इनके फेमस हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ ऐसे बोला जाता है। अब हम बात करते हैं एक और फेमस राइटर की, जिनका नाम है जॉन डन ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दोनों से ही पढ़ाई की थी, लेकिन उनको डिग्री नहीं मिली थी, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे एक ओथ ऑफ सुप्रीमेसी ली जाती थी, वो लेने से मना कर दिया था एलिजाबेथ एज में, जिस वजह से इनको डिग्री नहीं मिली थी। ये भी एलिजाबेथ एज में पैदा हुए थे, लेकिन इनको भी जैकोबियन एज में ही आकर फेमस मिली थी। इनके भी कुछ फेमस वर्क्स हैं जो मैं बताना चाहूँगी। पहला है द कैनोनाइजेशन, ये इनका बहुत ही फेमस वर्क है। एक वर्क है इनका सॉन्ग्स एंड सोनेट, एंड एक बहुत ही फेमस वर्क है इनका जिसका नाम है द गुड मोरो। ये जो गुड मोरो है इन्होंने तब लिखा था जब ये कहीं पे घूमने के लिए गए थे, और अपनी वाइफ के साथ इन्होंने कुछ मेमोरेबल पल बिताए थे, कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स बिताए थे, तो उसकी याद में इन्होंने एक ये सोनेट लिखी थी। और भी कई फेमस वर्क थे इनके, जैसे गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, डेथ बी नॉट प्राउड, ये काफ़ी सारे इनके फेमस वर्क थे, और भी कई सारे इनके फेमस वर्क। ये एक मेटाफिजिकल पोइट थे, मतलब मेटाफिजिकल पोइट का मतलब होता है जो हाई एजप्शंस, जिनकी इमेजिनेशन हाई होती है। ये एक नॉर्मल बंदा इनकी कोई भी पोइट या उनकी पोइट्री नहीं समझ सकता, इसके लिए हमें काफ़ी कंफर्ट जोन में बैठकर तब इनकी पोइट्री को पढ़ना होगा, तब जाके हम इनका मतलब समझते हैं। तो ये काफ़ी मेटाफिजिकल पोइट थे, और मेटाफिजिकल पोइट में ये सबके हेड थे।
अब एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो है कैविलियर पोइट्स। सब पूछते हैं कि कैविलियर पोइट्स आखिर थे कौन। कैविलियर पोइट्स वो पोइट्स थे जो कि चार्ल्स फर्स्ट का समर्थन करते थे। मतलब उस टाइम पे चार्ल्स फर्स्ट और पुरितन के बीच में कुछ असमंजस चल रही थी, उनके बीच में लड़ाई चल रही थी। तो जो सपोर्टर चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे वो कैविलियर कहलाए, क्योंकि उस काल को कैविलियन एज बोला जाता था। तो जो सपोर्ट करते थे पोइट उनको कैविलियर पोइट्स बोला गया। अब उन पोइट्स में जो मेन नाम है वो है थॉमस कैर्यू, जॉन सकलिंग एंड रिचर्ड लॉरेंस। हम बात करते हैं एक और मेन टॉपिक की जो है मेटाफिजिकल पोइट्स। मेटाफिजिकल पोइट्स का नाम तो सबने सुना होगा हमने। इसमें जो जॉन डन थे उनके सभी फॉलोवर्स थे। जॉन डन ने एक ग्रुप बनाया था जिसको मेटाफिजिकल पोइट्स बोला गया। मेटाफिजिकल पोइट्स का मतलब तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो लोग जिनकी अजम्पशंस जो होती थी, जिनके जो इमेजिनेशंस होती थी वो काफ़ी हाई होती थी, उनको समझना ईजी नहीं होता था। इनमें जो फेमस नेम है वो हैं जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्लो, रिचर्ड कार्सव, हेनरी वॉगन, अब्राहम कॉवले। जॉन डन के बाद जो फेमस मेटाफिजिकल पोइट थे वो थे जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट का नाम भी मेटाफिजिकल पोइट में सबसे ऊपर गिना जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे चार्ल्स फर्स्ट और पुरितन के विवाद की। चार्ल्स फर्स्ट और पुरितन का विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसकी नौबत सिविल वार तक आ गई। और सिविल वार जैसे ही हुआ तो चार्ल्स फर्स्ट की जो डेथ है वो 1649 ईस्वी में इंग्लैंड में हो गई। इस वजह से जो पुरितन्स थे वो इंग्लैंड में एंट्री करना चाहते थे, राज्य पे गद्दी पर बैठना चाहते थे। जिसमें उनकी जो हेल्प की थी वो की थी ओलिव क्रोमवेल नाम के एक पर्सन ने। ओलिव क्रोमवेल ने इनको इंग्लैंड में एंटर कराया। और चार्ल्स फर्स्ट की डेथ के साथ ही इस एज की जो कैरोलिन एज थी उस एज का भी एंड हो गया। और अब यहाँ पे राज था पुरितन एज का। पुरितन एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज में जो मिल्टन थे उनका करियर काफ़ी बड़ा था। जिस तरीके से शेक्सपियर का एलिजाबेथ एज में ग्रोथ हुई थी, उसी तरीके से जो मिल्टन है उनका करियर जो पुरितन है उनकी एज में ज़्यादा बड़ा था। और एक वजह और भी थी कि जो मिल्टन थे वो एक पुरितन ही थे। जॉन मिल्टन कई लैंग्वेज को जानते थे, इसलिए वो इंटरनेशनल भी काफ़ी फेमस थे। और उन्होंने इंग्लिश सिविल वार भी देखा था, ये जो 1642 से 1651 तक चला था, और ये पम्पलेट को भी पब्लिश कराते थे। जॉन मिल्टन की कई सारी बुक थी, जिनमें जो फर्स्ट नाम, जो बेस्ट नाम है वो आता है पैराडाइज लॉस्ट का। पैराडाइज लॉस्ट एक ऐसी बुक थी जो कि एक बाइबल से ली गई थी। इसमें इन्होंने जो बाइबल है उसको ट्रांसलेट करके एक अपनी बुक बनाई थी और इसका नाम पैराडाइज लॉस्ट रखा था। एक इन्होंने एक एलिजी भी पब्लिश कराई थी 1638 में, जिसका नाम है लेसीदास। ये एक एलिजी है, एक शोक गीत है। और इन्होंने एक और बुक लिखी पैराडाइज रिगेंड, जिसको इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के 4 साल बाद पब्लिश किया था और इसका नाम पैराडाइज रिगेंड रखा था। तो फ्रेंड्स, ये थे मिल्टन। अब पुरितन के टाइम पर एक और राइटर थे जिनका नाम था जॉन बेनियन। जॉन बेनियन ने एक फेमस वर्क लिखा है जिसका नाम है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये एक बेस्ट एलोगोरिकल बुक है। तो ये थे कुछ राइटर्स। अब हम बात करते हैं थिएटर्स की। पुरितन एज में थिएटर्स को 18 साल के लिए, लगभग 18 साल के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया था। जो पुरितन्स थे वो इंग्लैंड में मोनार्की को बिल्कुल हटाना चाहते थे, वो सिविलाइजेशन को ख़त्म करना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने जो भी लिटरेचर में ग्रोथ हो रही थी उसको रोकना चाहा। फिर इंग्लैंड की जो जनता थी, जो आम पब्लिक थी, उन्होंने पुरितन्स की गवर्नमेंट को वहाँ से हटाना चाहा और इसलिए उन्होंने चार्ल्स सेकंड को फ्रांस से वापस बुला लिया, जो 1660 में फ्रांस से वापस आ गया। इस खुशी में एक और राइटर थी हमारे पास, एल्फ्रा बेन। उन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द रोवर। ये बुक एल्फ्रा बेन ने थिएटर्स के ओपन होने की खुशी में लिखी थी, जिसको चार्ल्स सेकंड ने थिएटर्स को ओपन करने की अथॉरिटी प्रोवाइड करा दी थी। इस वजह से ये बुक लिखी गई।
तो फ्रेंड्स 1660 यानी कि 4 सेकंड के आने के बाद जो पुरातन एज है वो भी ख़त्म हो गई और नई एज रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हुआ, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।